दी ओल्ड गार्ड मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को घायल पड़ा हुआ देखते हैं, जहां एंडी कहती है पता नहीं और कितनी बार मौत को फेस करना पड़ेगा। फिर कहानी 4 दिन पहले चली जाती है, जहां हमें एंडी दिखती है जो एक ओल्ड गार्ड है, यानी एक पुरानी अमर योद्धा जो कभी नहीं मरती थी। वहाँ उसका एक पुराना दोस्त सेबेस्टियन उससे मिलने आता है। वो उसे एक बुक देता है जो दुनिया की सबसे पहली नोवेल थी। इसका मतलब ये है कि ये लोग कितने ज़्यादा पुराने हैं, कई सालों से जिंदा भी हैं। सेबेस्टियन उसे अपने एक सीक्रेट हाइडआउट ले जाता है, लेकिन उस वक्त कुछ लड़कियां वहां सेल्फी ले रही होती हैं और गलती से एंडी की फ़ोटो क्लिक हो जाती है। एंडी नहीं चाहती कि उसकी फ़ोटो किसी भी सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पर आए, इसलिए वो उनका फ़ोन लेकर अपनी फ़ोटो डिलीट कर देती है और उनकी एक नई फ़ोटो खींच के उन्हें दे देती है। इससे ये क्लियर होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को कितना सीक्रेट रखती है और कितनी छुपी हुई लाइफ जीती है। उसके बाद एंडी अपने बाकी टीम मेंबर्स यानी कि निकी और जोए से मिलती है। ये सब भी उसके जैसे ही अमर योद्धा हैं। इन चारों ने सालों तक मिलकर बड़े बैटल्स लड़े हैं। अब इन्हें कोपली नाम का एक आदमी से एक न्यू मिशन मिलता है। एंडी का कहना होता है, मैं इस बंदे के साथ पहले काम कर चुकी हूँ और हमारी रूल है कि किसी के साथ दोबारा काम नहीं करते। कम से कम 50-60 साल का गैप होना चाहिए। नए लोगों के साथ काम करना सेफ होता है, वरना उनकी आइडेंटिटी सबके सामने आ सकती है। लेकिन एंडी की टीम को बोला जाता है कि ये मिशन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। कोपली कह रहा होता है कि कुछ बच्चों की जान खतरे में है, इसलिए एक बार उससे मिल लो। अगर तुम्हें लगे कि काम सही है तो मिशन को आगे बढ़ाएंगे, वरना वहीं ख़त्म कर देंगे। फिर सबकी मुलाकात कोपली से होती है। कोपली बताता है कि साउथ सूडान में कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं। उन्होंने लोकल बच्चों को किडनैप कर लिया है और उनके बदले में पैसे मांग रहे हैं। गवर्नमेंट पे प्रेशर है और वो CIA से हेल्प नहीं मांग सकते, इसलिए कोपली चाहता है कि एंडी और उसकी टीम ये काम करे, बच्चों को बचाए और वापस ले आए। जब पैसे की बात होती है तो कोपली कहता है जो पैसा चाहिए है ले लो, बस ये काम पूरा होना चाहिए। एंडी को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन बच्चों की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, इसलिए वो मिशन एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद एंडी और उसकी टीम अपने पुराने वेपन्स के साथ साउथ सूडान पहुंच जाते हैं। वहाँ एक छोटी सी सुरंग जैसा बंकर होता है, जहाँ इन क्रिमिनल्स का सीक्रेट हाइड आउट होता है। जैसे ही वो नीचे जाते हैं, उन्हें दिखता है कि अंदर चप्पल वगैरह पड़े हैं, तो लगता है कि बच्चियाँ अंदर ही होंगी। वो सब क्वाइटली अंदर छुप छुप के जाते हैं, पर यहीं पर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। अंदर कोई बच्चियाँ होती ही नहीं, ये सब एक ट्रैप होता है। इन्हें यहाँ लाने का सिर्फ एक बहाना था। जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं, दूसरी तरफ से ट्रेन्ड सोल्जर इन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। हर सोल्जर लगभग 15 से 16 राउंड फायर करता है। एंडी और उसकी टीम की बॉडीज खून से भर जाती हैं। हर तरफ गोलियां लग चुकी होती हैं, सब मरते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ के सोल्जर्स फिर आपस में बात करते हैं कि क्या सिर्फ इन 4 लोगों के लिए इतनी बड़ी आर्मी बुलाई गई, मैं तो अकेला ही काफ़ी था। अब हम देखते हैं कि ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एंडी और उसकी पुरानी टीम जो मर चुके थे अब वापस उठ जाते हैं। जो गोलियां उनकी बॉडी में लगी थी वो धीरे धीरे निकलने लगती हैं और उनके सब घाव भी धीरे धीरे हील होने लगते हैं। लड़ाई के बाद ये सब लोग वापस बाहर आ जाते हैं और अब उनका टारगेट होता है कोपली, क्योंकि अब इन्हें समझ आ चुका होता है कि अगर कोपली को नहीं रोका तो अगले मिशन में वो किसी न किसी के थ्रू इनको दोबारा मनवाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसका मरना ज़रूरी है। फिर कहानी का सीन शिफ्ट होता है अफगानिस्तान में। वहाँ हम एक आर्मी यूनिट को देखते हैं जो कुछ टेररिस्ट को पकड़ने आए होते हैं। लोकल गांव के लोग इन टेररिस्ट को अपने घर में छुपा लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को बचाना होता है, लेकिन वो खुद भी उन टेररिस्ट से परेशान होते हैं। यहीं पर एक सोल्जर दिखाई जाती है, उसका नाम होता है नाइल। वो अपनी आंखों से ही सिचुएशन को समझ जाती है और उसे लगता है कि एक टेररिस्ट किसी के घर के अंदर छुपा है। फिर पूरी टीम मिलके उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वही टेररिस्ट नाइल पर अटैक कर देता है। उसका गला चाकू से काट देता है। नाइल वहीं पर मर जाती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। ओल्ड गार्ड्स यानी कि एंडी और टीम को नाइल के विजन्स आने लगते हैं और नाइल को भी उन सभी के विजन्स दिखने लगते हैं। इसका मतलब था कि अब एक नई वॉरियर उनकी टीम में जुड़ने वाली थी। इसी वजह से सभी एक दूसरे को अपने विजन्स में देख पा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि एंडी एक ट्रेन से उतरती है ताकि अपनी टीम में एक नए वॉरियर को ढूंढ सके। जाने से पहले वो बाकी 3 मेंबर्स को बोलती है कोपली को ढूंढो और जल्द से जल्द उसका काम तमाम करो। दूसरी तरफ हम कैम्प का सीन देखते हैं, जहां नाइल का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में नाइल बिल्कुल ठीक हो जाती है, जैसे उसके घाव कभी थे ही नहीं। स्किन बिल्कुल नई जैसी लग रही थी, जैसे किसी ने प्लास्टिक सर्जरी कर दी हो। उसकी फ्रेंड भी वहाँ हैरान रह जाती है। वो कहती है इतना बड़ा घाव लगा था, कोई और होता तो मर चुका होता, तुम जिंदा कैसे हो? उसे डाउट होता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक साइंटिस्ट पर जिसका नाम होता है स्टीवन।
ये आदमी इस सेंचुरी का एक ग्रीडी और एम्बिशियस साइंटिस्ट होता है जिसका एम है ऐसी मेडिसिन बनाना जो ह्यूमन बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग बना दे कि लोग ज़्यादा जिएं। नॉर्मल इंसान जहां 70 से 75 साल में मर जाते हैं, स्टीवन चाहता था कि इंसान 100 साल तक जिए, ना कभी बीमार हो ना बूढ़े हों। और अगर ये सब हो गया तो उसकी कंपनी एकदम से सुपर रिच बन जाएगी। और ये कोपली एक्चुअली में उसी स्टीवन के लिए काम करता है। कोपली उसे कुछ फुटेज दिखाता है जहाँ एंडी और उसकी टीम के बारे में दिखाया जाता है। वो बताता है कि ये 4 लोग ना जाने कब से जिंदा हैं, ना कभी बूढ़े होते हैं और ना बीमार पड़ते हैं। इनकी बॉडी में गोलियां लगती तो हैं लेकिन खुद ब खुद निकल जाती हैं, बॉडी खुद हील हो जाती है। अब स्टीवन इन लोगों को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो कोपली को खूब पैसा देता है और कहता है मुझे ये चारों चाहिए, वो भी जिंदा। तभी एंडी नाइल को ले जाने आती है। वो उसे ज़बरदस्ती एक प्लेन में बिठा देती है। प्लेन में बैठते ही नाइल के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं तो मरने वाली थी, लेकिन मुझे तुम सबके फ्लैशेस क्यों आए, ये सब क्या हो रहा है। एंडी उसे कामली समझाती है कि तुम भी अब हमारी तरह एक अमर योद्धा बन चुकी हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी, हमेशा जवान रहोगी। लेकिन इस चीज़ का दूसरा पहलू भी है, तुम तो जवान रहोगी लेकिन तुम्हारी फैमिली नॉर्मल लोग हैं, वो एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और मर भी जाएंगे। ये सुनकर नाइल इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसे अपने परिवार के पास जाना है। वो एंडी के साथ किसी मिशन या लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहती। एंडी मना कर देती है तो दोनों के बीच एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी डेंजरस होती है कि दोनों की हड्डियां टूट जाती हैं, हाथ पैर सीना सब कुछ डैमेज हो जाता है, लेकिन इनकी बॉडी तुरंत हील होने लगती हैं, इसलिए फाइट रुकती नहीं। दोनों बार बार गिरते हैं, उठते हैं और फिर से लड़ते हैं। फाइनली एंडी उससे कहती है देखो तुम स्ट्रांग हो, ये तो मैंने देख लिया, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर बार तुम्हारी बॉडी हील करे ये ज़रूरी नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब खून बहना बंद नहीं होगा और तुम सच में मर जाओगी। फिर दोनों गॉशन वेल पहुंच जाते हैं जो फ्रांस का एक छोटा सा गांव होता है और ये जगह उनका सीक्रेट अड्डा था जहां ऑलरेडी सेबेस्टियन, निकी और जोए नाइल का इंतजार कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान नाइल ने पूछा कि तुम्हारी जो बॉस है एंडी, उसकी एज कितनी होगी। तो उन्होंने बताया कि एंडी की उम्र शायद 5000 साल से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो सबसे पहली अमर योद्धा थी। फिर उसे क्वीन मिली और ऐसे ही और लोग उनकी टीम में जुड़ते गए। लेकिन ये जो अमर योद्धा होते हैं, एक टाइम आता है जब उनकी बॉडी हील करना बंद कर देती है और फिर वो मर जाते हैं। कब ऐसा होगा ये किसी को नहीं पता। फिर वो नाइल को क्वीन के बारे में बताते हैं। वो दूसरी अमर योद्धा थी जो एंडी से मिली थी। दोनों ने मिलके कई जंग लड़ी, कई सदियों तक लोगों की मदद की, बुरे लोगों से लड़े। लेकिन एक बार लोगों को लगा कि ये दोनों चुड़ैल हैं और काला जादू करती हैं, तो उन्होंने उन्हें जिंदा जलाने का फैसला किया। एंडी और क्वीन को पता लगा कि उनकी बॉडी जलने के बाद भी हील कर लेगी और जब लोग चले जाएंगे तो वो वापस जिंदा हो जाएंगी और वहाँ से भाग जाएंगी। लेकिन अगले दिन कुछ और ही हुआ। लोगों ने एक भारी लोहे का ताबूत बनवाया और उसमें क्वीन को डाल के समुंदर में फेंक दिया। अब वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। वो बार बार डूबती है, मर जाती है और फिर से जिंदा हो जाती है और दोबारा से मर जाती है। और अगर अभी वो जिंदा होगी तो शायद बहुत तकलीफ में होगी। जब एंडी को ये बात पता चली तो वो बहुत रोई। उसने क्वीन को बचाने की पूरी कोशिश की। हथकड़ी तोड़ने के लिए उसने अपने हाथ तोड़ दिए, लेकिन वो क्वीन को नहीं बचा पाई। और ये सब कुछ 500 साल पहले हुआ था। तब से लेकर आज तक क्वीन समुंदर के ताबूत में बंद है। और अब एंडी ने भी क्वीन को ढूंढना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि क्वीन की किस्मत में ऐसे ही पेनफुल मौत लिखी थी। लेकिन एंडी बाकी सब अमर योद्धाओं को प्रोटेक्ट करती थी ताकि उनके साथ वैसा कुछ ना हो जाए। तभी कोपली की टीम उन लोगों का पीछा करते करते उन तक पहुंच जाती है। यहाँ एक धमाकेदार फाइट होती है। सेबेस्टियन के पास एक बड़ा बॉम्ब फटा था जिससे उसका पेट और अंतड़ियां बाहर निकल आई थी। निकी और जोए को वो लोग ऑलरेडी ले जा चुके थे। फिर एंडी वहाँ आती है और अकेले ही सब दुश्मनों से टकरा जाती है। नाइल उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन एंडी कहती है अभी तुम रेडी नहीं हो, तुम्हें फाइट करना प्रॉपर्ली नहीं आता, मेरा सिग्नल मिलने का इंतजार करो। फिर एंडी अकेले ही पूरी आर्मी को खत्म कर देती है। लेकिन तब तक कोपली निकी और जोए को स्टीवन के पास भेज चुका था। स्टीवन एक साइंटिस्ट की मदद से उन दोनों पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। वो उनकी बॉडी से वो कोड निकालना चाहता है जिससे उनमें अमर होने की पावर्स हैं, ताकि उससे मेडिसिन बनाई जा सकें। उनका प्लान था कि ऐसी दवाइयां बनाई जाएं जिससे लोग कभी भी बूढ़े ना हों, बीमार ना हों और एक लंबी हेल्दी लाइफ जिएं। लेकिन स्टीवन का असली मोटिव कुछ और ही था। उसे डर था कि अगर ये लोग किसी और के हाथ लग गए तो उसके बिजनेस राइवल्स भी वैसे ही दवाइयां बना लेंगे और उसका मार्केट शेयर गिर जाएगा। इसलिए चाहे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो या ना हो, वो ये नहीं चाहता था कि कोई और इन अमर योद्धाओं का फायदा उठाए। उसका प्लान ये था कि अब इन लोगों को किसी अंधेरी जेल में बंद करके रख दिया जाए, जहां ये सिर्फ दर्द और तन्हाई में सड़ते रहें।
कोपली को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो इन अमर योद्धाओं की पावर्स का यूज़ करके इंसानों के इवोल्यूशन के लिए कुछ करे। उसने ये कभी नहीं चाहा था कि उसकी वजह से इन लोगों की मौत हो जाए। इसी बीच सभी योद्धा गोशन वायल से निकल के एक नए सीक्रेट हाइडआउट में चले जाते हैं, जो बोस्निया में एक छुपी हुई सुरंग यानी कि टनल थी। वहां पहुंचकर ये लोग स्टीवन और उसकी टीम को ट्रैक करने लगते हैं। इसमें सेबेस्टियन उनकी मदद करता है और फाइनली ये लोग स्टीवन की कंपनी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उनकी मुलाकात कोपली से होती है। यहीं एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पता चलता है कि सेबेस्टियन जो अब तक एंडी और बाकी अमर योद्धाओं के साथ था, उसने ही सबसे बड़ी गद्दारी की थी। उसने ही कोपली को पूरी टीम की इन्फॉर्मेशन दे दी थी, कौन कहाँ होगा, कैसे उनको पकड़ना है या कैसे उनको मारना है। एंडी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सेबेस्टियन को गद्दार बोलती है, लेकिन सेबेस्टियन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कहता है कि एंडी और बाकी सब लोग इतने सालों से ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां मौत कभी मिलती ही नहीं। अब वो इन सब से थक चुके थे और सच में मरना चाहते थे। एंडी ने भी एक बार सेबेस्टियन से ये बात बोली थी कि वो लाइफ से बोर हो गई है और अब जीना नहीं चाहती। सेबेस्टियन को लगा कि जो इंसान लाइफ बढ़ा सकता है वो शायद डेथ भी ला सकता है, इसलिए उसने कोपली के साथ मिलकर ये चाल चली ताकि एंडी को उसकी मौत मिल सके और सब कुछ खत्म हो जाए। अब कोपली, जो कि इन अमर योद्धाओं पर काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था, उसने कई पुराने आर्टिफैक्ट्स, ब्लॉग्स, न्यूज़पेपर कटिंग और वेबसाइट्स को चेक किया था। इतनी रिसर्च के बाद जो इन्फो मिली वो उसके लिए शॉकिंग थी। उसे पता चला कि ये अमर योद्धा सिर्फ जंग लड़ते नहीं रहे, उन्होंने कई लोगों की ज़िंदगी भी बचाई। ऐसे लोग जो फ्यूचर में बड़े साइंटिस्ट, लीडर या टीचर्स बने। उन्होंने दुनिया को बेहतर बनाया, लोगों को एजुकेशन दी और जीने का एक नया रास्ता दिखाया। ये सब देखकर कोपली का दिल बदल जाता है। अब वो नाइल के साथ मिलकर स्टीवन के खिलाफ हो जाता है और इन अमर योद्धाओं को बचाने के लिए काम करता है। फिर एक ज़बरदस्त और आखिरी फाइट होती है। इस फाइट में स्टीवन सामने आता है, लेकिन नाइल उसे मारने के लिए 100 फ्लोर से भी ऊंची बिल्डिंग से जंप लगा देती है। स्टीवन तो मर जाता है, लेकिन नाइल अपनी हीलिंग पावर्स की वजह से बच जाती है। और फिर ये सब एंडी, नाइल, जो, निकी और इवन सेबेस्टियन वापस अपनी टीम के साथ निकल जाते हैं। एंड में हम देखते हैं कि सभी योद्धा एक मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि सेबेस्टियन ने जो गद्दारी की थी उसकी सज़ा ये होगी कि 100 साल तक उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब कोई अमर योद्धा अकेला हो जाता है तो वो नॉर्मल लोगों के साथ रिश्ते बनाने लगता है, लेकिन वो रिश्ते ज़्यादा चल नहीं पाते क्योंकि हर कोई इंसान एक दिन मर जाता है। अमर होने वाली पावर्स तो सबके पास होती नहीं, तो हर बार किसी को खोना, वो दर्द बार बार झेलना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। अब वो लोग सेबेस्टियन को मार तो नहीं सकते थे क्योंकि वो भी एक अमर योद्धा था, इसलिए उसे 100 साल तक अकेले रहने की सज़ा मिलती है। फिर हमें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि क्वीन यहाँ पे सेबेस्टियन से मिलने आती है। क्वीन वही अमर योद्धा होती है जिसे ताबूत के अंदर बंद करके पानी में फेंक दिया था। अब वो वापस आ गई है और लगता है कि वो अपनी पुरानी दोस्त एंडी से बदला लेना चाहती है। फिर एंड में जब सारे अमर योद्धा रेडी होते हैं, यानी कि एंडी, नाइल, निकी और जो, तो वो कोपली को एक काम देते हैं। वो कहते हैं अब दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं उनके खिलाफ जो मिशंस हैं वो सब हमें ला कर दो। जहां इंसान की जान बचानी है, जहां अच्छे काम करने हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी आइडेंटिटी को छुपा के रखना होगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये ओल्ड गार्ड मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।